हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हैं वो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम सिर्फ बात करने वाले हैं नेशनल इनकम की। देखिए, अगर हम यहाँ पे 12th पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़े से इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, पर न्यूमेरिकल से पहले आपको जो इसकी थ्योरी है कंप्लीट वो समझनी होगी, ठीक है। और जो नेशनल इनकम है इसके अंदर से तकरीबन जो है 8 से 10 नंबर का पार्ट आता ही आता है बोर्ड्स में। सो इसलिए ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो माइंड से बात स्लिप हो गई, अभी जो मैं थ्योरी बताऊंगा इसमें हर वर्ड ऐसा है जो 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं कि मैं ये कुछ भी बात हवा में कह रहा हूँ। अगर मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो उस तरह के एग्जांपल्स भी केस स्टडी बन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हॉट्स में जो है आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, जैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगा आगे, सेम वही एग्जांपल। ये ऐसा होगा तो क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा या नहीं। खैर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल मीन्स नेशन का, इनकम मतलब जो उनकी आय है, ठीक है। देश की इनकम, हमारे देश की इनकम क्या होगी भाई। देश की इनकम को समझने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, जितने भी हमारे देश की जनता है, आम जनता जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश से जुड़ा हुआ है, उन सबका सम टोटल कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, 130 करोड़ के आसपास लोग हैं हमारे यहाँ पर, तो हम जो है 130 करोड़ की जो इनकम है 1 बाय 1 उन सबका टोटल कर देंगे। बहुत सिंपल है ना। सबकी इनकम निकाली और उसके बाद जो है टोटल करके आ जाएगा आपके सामने। खैर, ऐसा नहीं होता, बट इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन आती है वो क्या होगा। इट इज़ द सम टोटल, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, या फिर आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि साल के लिए ही कैलकुलेट करते हैं हम ये सब चीज़ें। एक साल में हमारे देश की कितनी इनकम हुई, नेशनल इनकम मतलब एक साल में हमारे देश की कितनी इनकम हुई है, कितने पैसे हमारे देश वालों ने कमाए हैं। अब देखो, इस डेफिनेशन के अंदर वैसे तो सिंपल ही है, बस 2 चीज़ें अलग हैं जो इस डेफिनेशन को खास बनाती हैं। पहला है फैक्टर इनकम्स, दूसरा है नॉर्मल रेजिडेंस। फैक्टर इनकम्स आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है। 2 तरह की इनकम होती है, एक तो होती है फैक्टर, दूसरी होती है नॉन फैक्टर, ठीक है। नॉन फैक्टर होती है और एक होती है फैक्टर। फैक्टर इनकम्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मेहनत से कमाया गया पैसा है वो होती है फैक्टर इनकम। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम मेहनत से कमाए गए पैसे को फैक्टर इनकम्स बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपने जो है अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों को रेंडर करने के बाद, इन चारों को देने के बाद आपने जो भी पैसा रिसीव किया, जो भी आपको मनी रिसीव हुआ, लैंड के बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलने वाला है। लेबर को क्या मिलेगा, वेजेज या सैलरी मिलेंगी। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो ये चारों के चारों फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने के बाद हमें जो भी पैसा रिसीव होगा वो हमारा फैक्टर इनकम्स बनेगा, ठीक है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स, ठीक है। एक फैक्ट है इसके लिए, आप चाहें तो इसे नोट्स में लिख सकते हैं अपने। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स, इट डज नॉट इंक्लूड नॉन फैक्टर इनकम्स, ठीक है। जब भी आप आंसर लिखें तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप चाहें तो पॉइंट्स बना के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कुछ माइंड में याद नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं इट इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स, इट डज नॉट इंक्लूड नॉन फैक्टर इनकम्स। व्हाई डज नॉट इंक्लूड नॉन फैक्टर इनकम्स, बिकॉज नॉन फैक्टर इनकम्स आर नॉट अर्नड बाई रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि जो है नॉन फैक्टर इनकम्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद नहीं मिले हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। नॉन फैक्टर इनकम से एग्जाम्पल क्या होंगे, ऑल द ट्रांसफर्स, या फिर इन्हें ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी बोल सकते हैं। कई बार जो है आपसे पूछ लेंगे कि ट्रू फॉल्स में या
वैसे MCQs में, ठीक है, कि ट्रांसफ़र इनकम्स आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ट्रू और फॉल्स। तो आपको बोलना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम्स किसका पार्ट होती है? वो होती है नॉन फैक्टर इनकम, और हम नॉन फैक्टर इनकम को, जो मेहनत के द्वारा नहीं कमाया गया पैसा है, उसको हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करते। अब ट्रांसफ़र इनकम्स कौन कौन सी होती हैं? अभी लास्ट चैप्टर में आपको बताया था ट्रांसफ़र्स, ठीक है, या फिर आपको याद हो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स, तो वो क्या थे? गिफ्ट दे दिया किसी को, ठीक है, किसी को जो है डोनेशन मिल गई, किसी को अपने बाप की वसीयत मिल गई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सभी हैं नॉन फैक्टर इनकम्स। क्यों? क्योंकि इस पैसे को रिसीव करने के लिए, इस पैसे को कमाने के लिए मैंने कोई भी मेहनत नहीं करी। एक और बात, जो जुए से कमाया गया पैसा होता है, भाई कई लोग तो इसको देखो जुए से कमाए गए पैसे को कह सकते हैं कि भाई मेहनत लगी है मेरी, मैंने अपना बहुत दिमाग लगाया, मैंने रिस्क लिया था, बिजनेस है मेरा एक तरह से। बट जुए से कमाया गया पैसा, हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए कमाया गया पैसा, ये सभी नॉन फैक्टर इनकम के अंदर आता है। क्योंकि जुए को जो है कोई बहुत एक तो इलीगल है पहली बात, ठीक है, दूसरी बात एंटी सोशल है वो, और तीसरा ये है कि जुए से कमाए गए पैसे को जो है मेहनत का पैसा नहीं मानते हैं, उसको जो है एक्स्ट्रा मतलब नॉन फैक्टर में ही काउंट करते हैं। तो इसलिए याद रखना, आपसे कभी पूछता है कि मनी अर्न बाय लॉटरीज, लॉटरी से आपने कोई पैसा कमा लिया, वो किसका पार्ट बनेगा? क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? नो, बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह की ट्रांसफ़र पेमेंट है या ट्रांसफ़र इनकम है, या और ट्रांसफ़र पेमेंट से ट्रांसफ़र इनकम्स जो है इसका पार्ट नहीं बनती, ठीक है। सो नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाई होम, किसने कमाई होंगी? अर्नड बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब समझना ये होगा कि आखिर भाई फैक्टर इनकम तो हम समझ गए, इट इज़ दैट मनी विच इज़ अर्नड बाई एनी पर्सन बाय रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, ये वो पैसा है जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कमाया गया उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद। अगर मान लीजिए आप आज कुछ मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, तो आप भी जो है अपने देश की इनकम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। नेशनल इनकम जो है हर व्यक्ति की आय मिलाने के बाद बनती है। हर वो व्यक्ति जो कि मेहनत से, खून पसीने से अपनी कमाई कर रहा है, उसके पैसे को अगर हम सम टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसके बाद नेशनल इनकम बन जाएगी। अभी आप लोग शायद सुन रहे होंगे कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो गई। जीडीपी ग्रोथ कम क्यों हो गई? कम इसलिए हो गई क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी। देखिए कुछ लोग इसे जो है अलग अलग तरह से मतलब प्रस्तुत करेंगे। भाई सीधी सी बात है, 4 महीने के लिए हम एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हम 1/4 हिस्से की तिमाही की 3 महीनों की बात कर रहे हैं। इन 3 महीनों में जो है आधा भारत, आधा क्या मान लो अब, जो है लगभग हर एक्टिविटी बंद थी खाने पीने को छोड़कर, ठीक है जी। फैक्ट्रीज बंद थी, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर जो बहुत सारे मजदूर वगैरह थे उन लोगों को नौकरी नहीं मिली तो उन्हें रोज़गार नहीं मिल, मतलब उनकी इनकम्स नहीं हुई, ठीक है। उनकी इनकम नहीं हुई तो फिर जो है उन्होंने हमारे देश की नेशनल इनकम के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो कुछ जीडीपी नहीं बढ़ा हमारा, बढ़ने की जगह जो पहले चल रहा था वो भी घट गया, ठीक है। अब आप अपने यहाँ पर देख लो, बहुत सारे आपके आसपास के गांव के जो है ट्यूशन टीचर्स, जो कि शायद पहले अपना गुजारा कर रहे हों ट्यूशन पढ़ाकर, अब उनके ट्यूशन वाले बच्चे बहुत कम हो गए, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि उनकी जो इनकम थी पहले के मुकाबले अब कम हो गई है। कम होने का मतलब क्या? कि हमारी जो नेशनल इनकम है इस समय में, कोविड की ड्यूरेशन में, वो कम हो गई होगी, ठीक है ना। खैर इसे अलग रखते हैं, हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। ये डेफिनेशन क्योंकि आपको जो है माइंड में घुस जानी चाहिए। डेफिनेशन का हर एक वर्ड, व्हाट इज़ नेशनल इनकम? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? देखो नॉर्मल रेजिडेंट मतलब एक वो व्यक्ति जो कि जो है आम तौर पे हमारे देश में ही रहता है, हमारे देश में ही वास करता है, अगर हम हिंदी अर्थ समझें तो। पर यहाँ पर जैसे थोड़े से और मीनिंग चेंज हो जाएंगे। हर वो व्यक्ति, एवरी पर्सन, यहाँ पर सिटीज़नशिप की बात नहीं चल रही है, एक बात ध्यान रखना। हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि जो कोई मतलब इंडियन सिटीज़न है तो उसका वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा ही होगा, या फिर कोई फॉरेन सिटीज़न है, यूएसए का नागरिक है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एवरी पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in
दैट पर्टिकुलर कंट्री। हर वो व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देखो ये जो वर्ड है ना, जब भी आपको कोई पूछे नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है तो आपको जो है ये लिखना है, एवरेज पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री विल बी कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, देन every person whose economic interest lies within India will be called normal resident of India। ठीक है, हर वो व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता हो वही इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि आखिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो होता है कि यानी कि खाना कमाना और खर्च करना यहीं पर चलता है। ठीक है, बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा हूँ, जो व्यक्ति पैसे कमाने के लिए इंडिया का इस्तेमाल करता है, जो व्यक्ति पैसे खर्च यहाँ पर करेगा, ठीक है, वही व्यक्ति भारत का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अब सिटीज़न की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिटीज़नशिप में क्या होता है कि 1 साल में रहा या फिर जो 365 में से अगर मान लो इतने 150 से फालतू दिन रह गया तो फिर वो सिटीज़न बन जाएगा, इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, या फिर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो उसमें 165 डेज़ का कुछ हिसाब होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति, देखो पहली पॉइंट, इफ़ अ पर्सन रिसाइड्स मोर देन 1 ईयर, अगर कोई भारत में जो है विदेशी व्यक्ति भी, विदेशी नागरिक भी 1 साल से ज़्यादा रह गया, इफ अ पर्सन resides in India more than 1 year, then he will be a normal resident, and in other cases हर वो व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर है वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। इस केस में भी हम नॉर्मल रेजिडेंट क्यों मानते हैं, क्योंकि एक अजम्पशन होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं चल रही, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूएसए में, ब्रिटेन में, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए रहता है तो ये अजम्पशन होती है कि उसका जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में ही होगा। ठीक है, चाहे वो वहाँ पर जो है किसी भी एक्टिविटी के लिए रहता हो। अब दूसरी बात, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, या हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम व्यक्ति रहता कहाँ है वो नहीं देखते, बस हम देखते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो ये चीज़ है वही प्रिवेल करेगी हमेशा। ठीक है, अगर मान लीजिए टक्कर होने लगे सिटीजनशिप की और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, तो वहाँ पर जो है इस डेफिनेशन के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही जीतेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंडियन सिटीज़न है, कोई एक भारतीय नागरिक है, वो WHO में काम करता है। ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो है वो रहता है और वहीं पर काम करता है। ठीक है, कहाँ पर भला, यूएसए में, पर वो नागरिक कहाँ का है, भारत का है। वो जो रिपोर्ट्स तैयार करता है वो करता है भारत के लिए। तो वो व्यक्ति भले ही 10 साल से यूएसए में रहता हो, पर उसके बावजूद वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए काम कर रहा है, वो जो वर्क कर रहा है वो इंडिया के लिए कर रहा है। कोई इंडिया की जो एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी रॉ, आप भी नाम सुना होगा इसका, रॉ का। अगर मान लीजिए कोई रॉ का एजेंट है, वो पाकिस्तान में जासूसी के लिए एजेंट बन के, ठीक है, स्पाई बन के पाकिस्तान में रह रहा है पिछले 20 सालों से, किसी को उसके बारे में नहीं खबर, तो वो जो है कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इसी तरह से आपने सुने होंगे एम्बेसडर्स, ठीक है, यानी कि दूतावास में काम करने वाले लोग होते हैं, एम्बेसी वगैरह में काम करने वाले लोग होते हैं, या हमारा प्रतिनिधि करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक इंडियन एम्बेसडर है, तो वो जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, यूएन वगैरह की होती हैं, या फिर जो किसी देश में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो वहाँ पर जाकर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। भले ही वो लोग जो है, सपोज़ कीजिए कोई साइंटिस्ट है, वो नासा में पिछले 8 साल से किसी स्पेस मिशन में लगा हुआ है, पर वो काम जो है एग्जैक्टली इंडिया के लिए कर रहा है, और वो एक भारतीय नागरिक है, भारतीय मूल का है। ठीक है, तो वो भी इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। मैंने सिटीजनशिप बोल दिया था। एक और चीज़ है, किसी के ओरिजिन से, यानी कि वो मूल निवासी कहाँ का है या कहाँ पे पैदा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। वो खाता कहाँ पे है, कमाता कहाँ पे है, पॉइंट ये आता है, या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है। जैसे कि मैं एक बार देख रहा था, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल था वैसे ये, इसलिए कुछ पॉलिटिकल या गलत नहीं होगा। सोनिया गांधी हैं, वो एक इटालियन है,
उनका जो ओरिजिन है वो क्या है, वो इटालियन है, वो इटली में पैदा हुई थी, बचपन उनका इटली में बीता। पर अब जो है वो जो काम कर रही हैं, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रोल है उनका, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी वो अध्यक्षा रही हैं, पूर्व अध्यक्षा, खैर अब तो ख़त्म हो गए। तो उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ पर लाई करेगा, वो इंडिया में लाई करेगा। क्यों? भले ही वो इटालियन मूल की हों, पर वो रहती इंडिया में हैं, उनका जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया के लिए है, हो या नहीं वो हमें नहीं पता, बट ऐसा ही है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कोई सोल्जर है, कोई सिर्फ हमारा सैनिक है, वो बॉर्डर पर लड़ते लड़ते 1 या 2 साल के समय, मतलब वॉर का टाइम था, इंडिया पाकिस्तान का मान लो वॉर हो रहा था या चाइना के साथ वॉर हो रहा था, और लड़ते लड़ते जो है वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके उनके बॉर्डर में चला गया। ठीक है, उसको पता नहीं लगा इस बारे में, और वो 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर रह गया। उस केस में भी वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारा ही कहलाएगा, यानी कि एम्बेसडर्स, सोल्जर्स, ये हमेशा ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे, किसके? हमारे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई इंडियन धरती पर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर दिल्ली में कोई फॉरेन एम्बेसी है यूएसए की या जापान की, वहाँ पर जो है कोई उनका अधिकारी काम करता है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि हु विल बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया अमंग दीज, आपसे पहला पूछा कि एक इंडियन नेशनल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, यस वो होगा। आपसे पूछा कि यूएसए नेशनल हु इज़ वर्किंग इन इंडिया फॉर यूएसए, ठीक है, या फिर इन यूएसए एम्बेसी, तो आप बोलेंगे नहीं, वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, वो यूएसए की नेशनल इनकम में काउंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो काम किस लिए कर रहा है, भले ही हमारी धरती पर काम कर रहा हो, पर काम किसके लिए कर रहा है, वो काम कर रहा है यूएसए के लिए। देखो, एम्बेसी का एक सीधा सा मतलब समझ लीजिए, दूतावास जो है, मैंने शायद बताया भी था एक बार कि भले ही वो हमारे लैंड पर हों, दूतावासों के लिए स्पेशल, आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी, अगर किसी ने देखी हो, अक्षय कुमार की थी, उसमें ये चीज़ अच्छे से समझा रखी है। भले ही दिल्ली है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी, पर यहाँ पर जो है यूएसए की एम्बेसी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एम्बेसी का जो एरिया है ना, यहाँ पर यूएसए के हिसाब से काम होगा, सारे काम यूएसए के हिसाब से होंगे, हमारे इंडिया के हिसाब से नहीं होंगे। ठीक है, आप कभी दिल्ली अगर जाओ तो देखना, जहाँ पे ये एम्बेसीज़ हैं या फिर जहाँ पर ये दूतावास बने हुए हैं, जो अमीर देश होगा, भाई सारे के सारे दिल्ली में हैं, सारे के सारे इंडिया में हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग सभी की सेम होनी चाहिए। परंतु यूएसए का आप देखोगे बहुत शानदार बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंग, हर चीज़ टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ पर भी ना मिलती है वो वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो आप जो किसी गरीब देश भूटान जैसे का देखोगे एम्बेसी, अगर आप इनकी एम्बेसी देखो तो इनकी जो एम्बेसी की बिल्डिंग है वो इतनी ज़्यादा शानदार नहीं होगी, इतनी आलीशान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये यूएसए की प्रॉपर्टी है, भले ही दिल्ली में हो। ये जो प्रॉपर्टी है भूटान की प्रॉपर्टी है, भले ही दिल्ली में हो। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी इन यूएस, ठीक है, तो ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग जो भी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, देखो कुछ लोग तो क्या होते हैं कि क्योंकि ये वहाँ पर रिसाइड कर रहा है, कुछ लोग तो यूएसए के भी होंगे, परंतु ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो भारतीय नागरिक यूएसए में रहते हैं उनके लिए काम कर रहा है ये, इसलिए इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के लिए ही काम करेगा। ऐसे ही इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यूएस के लिए काम करेगा। तो इनकी यहाँ पर से कमाई गई, यहाँ पे जो भी लोगों को सैलरी मिल रही है वो सभी की सभी हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर काम करने वाले लोग भले ही ये आउटसाइड इंडिया हो, सारे के सारे हैं नॉर्मल रेजिडेंट, और इसीलिए इन सभी की जो इनकम है, जो भी इन्हें पैसे मिलते हैं, रिसीव होते हैं, वो सभी के सभी हमारी नेशनल इनकम के पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, व्हाट इज़ फैक्टर इनकम, इनकम्स दैट इज़ अर्नड बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, वो इनकम, वो पैसा जो कि फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने के बाद हमें मिला है वो फैक्टर इनकम्स होती है। दूसरा, नॉर्मल रेजिडेंट, एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री विल बी कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है,
For example, if we are saying a normal resident of India, then every person whose economic interest lies within India will be called normal resident of India. And what is national income? Sum total of all the factor incomes earned by normal residents of country during an accounting year. समझने के लिए किसका टोटल है भाई? फैक्टर इनकम्स का है, मेहनत से कमाए गए पैसे। किसके द्वारा? हमारे देश के लोगों के द्वारा, या जिनका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिनका भी हित हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है। हम आतंकवादियों की बात नहीं कर सकते। भले ही कोई आतंकवादी है, कोई स्लीपर सेल है, वो इंडिया में रहता हो, इंडिया में ही खाता हो, 10-15 साल हो गए उसे, पर क्या वो हमारे देश का हित चाहता है? क्या हमारे देश का भला चाहता है? नहीं चाहता। तो हम उसके द्वारा कमाए गए पैसे कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ये नहीं कि अगर मान लो किसी आतंकवादी को पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, किसी ISI एजेंट को पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, तो हम उसको भी अपनी नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, खुशी मनाएंगे कि भाई हमारे यहाँ के एक आदमी ने 20 करोड़ रुपये कमा लिए, उसे 20 करोड़ रुपये बम फोड़ने के नाम मिले हैं। ठीक है, तो वो जो बम फोड़ रहा है वो हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है, वो हमारा नुकसान करना चाहता है, इसलिए हम उस चीज़ को हमारे अपने नेशनल इनकम में काउंट नहीं करने वाले। So sum total of factor incomes earned by whom? Earned by normal residents of a country. कब? When? During an accounting year. एक साल के दौरान। ठीक है, आई होप आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो है एक छोटा सा और टॉपिक बता देते हैं, एक है डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि फिर इसे आगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे चैप्टर को। अगर थ्योरी क्लियर हो गई ना तो न्यूमेरिकल्स में गारंटी ले सकता हूँ। वैसे आप लोगों के मैथ्स का मुझे नहीं पता, मतलब एटलीस्ट आप जो है फॉर्मूला तो सही पुट कर लेंगे, फॉर्मूले आप याद करे बिना ही सही पुट कर लेंगे। बाकी आपकी कैलकुलेशन कैसी है, जोड़ना भी आता है आपसे नहीं आता, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगला है डोमेस्टिक इनकम। अगर आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हों रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट के, तो इनको ट्राई करके देखना। आई होप अगर आप इसे ध्यान से समझ लेते हैं तो आप जो है उसके आंसर सही से बता पाएंगे। ठीक है, अगर स्कूल में होते हम लोग तो मैं खुद ही पूछ लेता। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इनकम फैक्टर इनकम्स अर्नड विद इन द बाउंड्री लाइन्स ऑफ अ कंट्री। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? ये क्या है? फैक्टर इनकम्स फिर से है, क्योंकि जो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र्स की बात नहीं करते हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र इनकम्स हों या पेमेंट्स हों। ठीक है, जो गिफ्ट्स हैं, रेमिटेंसेज हैं, डोनेशंस हैं, जुए से पैसे कमाए गए हैं, ठीक है, इन सब लॉटरी से जीते गए पैसे हैं, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं करते हैं किसी में भी। डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? फैक्टर इनकम्स अर्नड विद इन द बाउंड्री लाइन्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो भी हमारे देश की बाउंड्री लाइन्स के अंदर, बाउंड्री लाइन्स का मतलब सिर्फ जो आप भारत का नक्शा देखते हैं ऐसे 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 घुमा हुआ, वो नहीं है। बाउंड्री लाइन्स मतलब है हमारे लैंड वाली बाउंड्री लाइन्स प्लस जो हमारे समुद्री तट की एरिया है। जैसे कि हिंद महासागर में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि हमारा है, जो हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, या फिर आप बोल सकते हैं इनकम अर्न्ड अंडर आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी पैसे कमाए गए हैं वो सभी डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। अब अगर मान लीजिए कोई समुद्री व्यापार होता है, ठीक है, या फिर इंडिया जैसे ये है, यहाँ पर हिंद महासागर है, इधर साइड में ये हिंद महासागर है। भाई मैप मेरे से बनेगा नहीं, देखो अपने आप अज्यूम कर लेना कि ये केरल वगैरह जा रहे थे यहाँ से, ये जो ऐसा नीचे से तिकोना है ना थोड़ा सा इंडिया का, है ना। चलो जो भी है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो जैसे ये समुद्री एरिया है, वैसे तो ये किसी का नहीं होता, पर इंडिया मतलब कभी कभी कुछ देश क्या करते हैं, बड़े देश हैं, इंडिया हो गया, US हो गया, चाइना हो गया, ये जो है अपने मतलब समुद्री एरिया पे भी अपना कुछ कब्जा कर लेते हैं, या बोल सकते हैं कि वो उनकी टेरिटरी का पार्ट बनता है। तो यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें मिलेंगी, जो भी रत्न मिलेंगे, जो भी तेल मिलेगा, पेट्रोलियम वगैरह मिलेगा, या इन सी रूट से, ये जो समुद्री रास्ता है इससे आप जानते हैं ट्रेड होता है बहुत बड़ा। ठीक है,
जो विदेशी व्यापार होता है वो सी रूट से बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर से जो भी पैसा अर्न होगा वो सभी इंडिया के अंदर जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इस बाउंड्री की बात करेंगे, ये भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। और कभी कभी जो है इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी बोल देते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी क्यों? क्योंकि ये यहाँ से जो भी पैसे रिसीव होंगे, जो भी इनकम होगी, वो सब हमारे पास आएंगे। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? वो सारा एरिया, वो सारा लैंड जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। ठीक है। अब जो है इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ड नॉर्मल रेजिडेंट इस्तेमाल नहीं किया। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इंडियन एम्बेसी जो कि यूएस में है, क्योंकि वो यूएसए में सिचुएटेड है, तो वो जो पैसा है, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है हमारे इंडिया के लिए। तो नेशनल इनकम की जब भी हम बात करेंगे तो ये पैसे इसमें काउंट होंगे। पर जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम में क्योंकि ये एम्बेसी यूएसए में सिचुएटेड है, तो ये पैसा क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया? भले ही किसी ने भी कमाया हो, नो मैटर, पर क्या हमारी टेरिटरी के अंदर है? नहीं है। तो इसलिए ये पैसा जो है हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, दिल्ली के अंदर भले ही एम्बेसीज किसी की भी हों, पर ये पैसा कमाया कहाँ पे गया? भारत के अंदर। तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आने वाला है। ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि किसने कमाया या फिर जो है किसके लिए कमाया, हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ पे कमाया। जबकि नेशनल इनकम में हम देखते हैं, हमें नहीं मतलब कीजिए कि कहाँ पे कमाया, पर किसने कमाया। अगर किसी भारत का हित चाहने वाले व्यक्ति ने कहीं भी पैसा कमाया है तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। वहीं डोमेस्टिक इनकम में क्या होगा? किसने कमाया डजंट मैटर, पर अगर हमारी धरती पर पैसा कमाया गया है, हमारे लैंड पर पैसा कमाया, तो वो हमारा मतलब हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। ठीक है। बस ये डिफरेंस है दोनों में, तो थोड़ा सा याद रखना नेशनल इनकम की डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन। इसमें जो है नॉर्मल रेजिडेंट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसी चीज़ें काउंट नहीं होती। यहाँ पर बस हम देखते हैं कि बाउंड्री किसकी थी, टेरिटरी किसकी थी। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से ये 2 डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे बढ़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरा मानना है कि ये वाला टॉपिक जो है कम से कम 15 दिन में हो, मतलब न्यूमेरिकल्स को मिला के, जिसमें से कम शुरुआत के 7 से 8 दिन लग जाएँ आपके थ्योरी में, तो अच्छा है, समझ में अच्छे से आएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। थैंक यू।